हेलो दोस्तों, कैसा गया है मजा में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच डील्स विद लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी। इंटर कॉर्पोरेट जो लोन देता है, एक कंपनी अपना दूसरा कंपनी को लोन देता है, वो सब इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस सेक्शन के अंदर घुसने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ज़्यादा नहीं 30-40 सेकेंड लूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग अभी शायद घर से बाहर तो निकल नहीं रहे और निकलना भी नहीं चाहिए। तो इस समय आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम होता है। मेरे को लगता है कि आप अपना टाइम पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। मैं भी अपने खाली समय में अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बना के डालने का शौक था, तो मैंने सोचा क्यों ना खाली समय का यूज़ करके यूट्यूब पे वीडियो डाला जाए। तो आप भी इसी तरह अपने गोल्स पे फोकस करिए खाली समय में और कुछ अच्छा करिए, क्योंकि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज एक आर्थिक की तरफ से आज आपको मैंने सुना दिया ये डायलॉग। और हाँ, एक बात याद रखना, समय बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान है, अगर एक बार चला गया तो फिर लौट के नहीं आएगा कभी। तो मौके का फायदा उठाओ, चौका और छक्का लगाओ, उठाओ किताबें और हो जाओ चालू। खाली किताबें का नहीं बात हो रहा है, आप चाहे जो आपका मन में हो वो करिए। सब चीज़ के लिए समय निकालिए, क्योंकि वो लम्हा फिर लौट के ना आएगा कभी। वो लम्हा फिर लौट के ना आएगा कभी, जो चला गया अभी, जो चला गया अभी। ठीक है, हो गया बकवास शेरो शायरी, ठीक है, समझ के, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है, समझ गया। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 186। सेक्शन 186 डील्स विद LIGS, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी। सेक्शन 186 में मैंने कुछ कुछ पार्ट में इसको डिवाइड किया है और मैंने ट्राई किया है कि दोनों एस्पेक्ट्स को कवर किया जाए। यानी कि प्रैक्टिकली अगर आपको सेक्शन 186 का कंप्लायंस देखना है तो वो कैसे चेक करेंगे, उसको भी मैंने कवर करने की कोशिश, और जो थ्योरेटिकली जो कि एग्जाम पर्पस के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्पेसिफिकली उसको भी कवर किया है मैंने। तो इस वीडियो में मैंने सेक्शन 186 को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे पहला पार्ट मेरा एप्लीकेबिलिटी, कब कब सेक्शन 186 एप्लीकेबल होगा। सेकंड पार्ट अपना आता है फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन, सीलिंग लिमिट क्या है, अदर प्रोहिबिशन, इंटरेस्ट रेट, डिस्क्लोजर क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये सब देखिए, डिस्क्लोजर हुआ क्या, कौन सा इंटरेस्ट रेट पे दे सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड होगा, अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा, सीलिंग लिमिट किससे ज़्यादा नहीं दे सकते, किससे कम नहीं दे सकते, ये सब मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। इसके बाद में अपने बात करेंगे आगे में जो कि एग्जाम्पशंस, कॉन्ट्रावेंशन, ये सब, ताकि मैंने वीडियो को कुछ इस तरह बनाया कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना ऑफिस में अगर काम कर रहे हो तो आप सेक्शन 186 के बारे में स्पेसिफिक चेक जो करना हो आप आराम से कर सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश करूँगा और वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा मोटिवेट कर देना। आइए डिस्कस करते हैं एप्लीकेबिलिटी। तो सेक्शन 186 कब एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 186 गेट्स अट्रैक्टेड व्हेन एनी कंपनी यहाँ पे डिफाइंड है कंपनी एक्ट में, कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, यानी कि कोई भी कंपनी अगर गिव्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली दे रहा है या इनडायरेक्टली दे रहा है, एनी लोन, गारंटीज और सिक्योरिटी, लोन, गारंटी और सिक्योरिटी टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन, तब सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा। या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि एक कंपनी अगर कोई दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो भी सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन यहाँ पे 2 क्लॉज 11 है। उसके बाद में लोन, गारंटी, सिक्योरिटी हो गया टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन, पर्सन में इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट में खाली बॉडी कॉर्पोरेट को कवर किया गया है। अब बात करते हैं कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 को बोलता है कंपनी, क्योंकि सेक्शन 186 से बोला कि कंपनी अगर लोन, गारंटी और सिक्योरिटी दे रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तभी सेक्शन 186 एप्लीकेबल होगा। तो कंपनी कौन होता है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी रूल, यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2013 या कोई पुराना एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हो वो कंपनी है। और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या है कि कंपनीज तो कवर होते ही है, साथ में फॉरेन कंपनी भी कवर होता है, क्योंकि वो अपने जो कि कंपनीज एक्ट जो कि कंपनी का डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, फॉरेन कंपनी बाहर में इनकॉर्पोरेट होता है, अंडर कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, इसीलिए वो कंपनी का डेफिनेशन में नहीं आता है, पर बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आता है। सेक्शन 2 क्लॉज 11, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड, पढ़ लेना। उसके बाद में कंपनी का बात हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट का बात हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों पर्सन। पर्सन में क्या है, सेक्शन 186 स्पेसिफिकली बोला है
सेक्शन 186 बोल रहा है कि एम्प्लॉय इज नॉट रिगार्डेड एज अ पर्सन। तो अगर मैंने अपना कंपनी में किसी एम्प्लॉय को लोन दिया तो क्या सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा? द आंसर इज नो, सेक्शन 186 विल नॉट बी अट्रैक्टेड। देखिए शॉर्ट में शार्ट समरी बनाया कि कंपनी अगर दे रहा है लोन, गारंटी और सिक्योरिटी टू एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और पर्सन, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन एनी बॉडी, कॉर्पोरेट, सेक्शन 186 अट्रैक्टेड। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गिव्स लोन दे रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर गारंटी और सिक्योरिटी दे रहे हैं टू गारंटी और सिक्योरिटी दे रहा है फॉर गूगल इनकॉर्पोरेशन, या फिर लोन दे रहा है गूगल को, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है गूगल इनकॉर्पोरेशन। गूगल इनकॉर्पोरेशन एक बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि फॉरेन कंपनी है जो कि कंपनी नहीं है पर बॉडी कॉर्पोरेट है। तो इस केस में सेक्शन 186 अट्रैक्ट हो गया क्योंकि कंपनी ने लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी दिया गूगल इनकॉर्पोरेशन यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट को। यही अगर उल्टा होता, गूगल इनकॉर्पोरेशन देता लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, तो क्या सेक्शन 186 अट्रैक्ट होता? द आंसर इज नो, because Google Incorporation is a foreign company incorporated under any foreign law, so it is not covered under the company as per section 2 clause 20, then section 186 अट्रैक्ट नहीं होता। ये देखिए गूगल इनकॉर्पोरेशन ने दिया है गिव्स लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी टू रिलायंस, सिंस गूगल इनकॉर्पोरेशन इज नॉट अ कंपनी बट अ बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 186 नॉट अट्रैक्टेड, क्योंकि सेक्शन 186 में साफ साफ लिखा है कि सेक्शन 186 गेट अट्रैक्टेड ओनली व्हेन एनी company gives loan, investment, guarantee or security either directly or indirectly to any body, corporate or person, या फिर इन्वेस्टमेंट करता है इन एनी बॉडी कॉर्पोरेट। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लोन, गारंटी और सिक्योरिटी दिया है मिस्टर एक्स को, क्या सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा? द आंसर इज यस, एनी पर्सन को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दिया, इन्वेस्टमेंट तो उसमें कर नहीं सकते भैया। अब आगे बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लोन, गारंटी और सिक्योरिटी दिया है किसको? मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई कौन है? एम्प्लॉय है। ओडी बाबा, एम्प्लॉय, employee is not regarded as a person under the section 186, तो क्या सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा? द आंसर इज नो। अब सबसे पहले हम लोग ने बात कर लिया, अगर कोई कंपनी लोन दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गारंटी दे रहा है, सिक्योरिटी कर रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है इन बिहाफ ऑफ एनी कंपनी तो और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा। या फिर किसी पर्सन को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे रहा है तो सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा। एप्लीकेबिलिटी का बात हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए मेरे ऊपर सेक्शन 186 अट्रैक्ट है, मैं इंडियन कंपनी हूँ और मेरे ऊपर सेक्शन 186 अट्रैक्ट हो गया है, तो उस केस में क्या होगा? क्या क्या फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है? व्हेनेवर सेक्शन 186 गेट्स अट्रैक्टेड, तो कंपनी विल पास UBR। UBR मतलब यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब ऑल द डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग, यानी कि डायरेक्टर्स का जो बोर्ड मीटिंग है उसमें जितने भी डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट हो रहे हैं उन सब ने वोट किया इन फेवर, ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग शुड वोट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, तभी UBR पास होगा। यानी कि कोई कंपनी अगर लोन, इन्वेस्टमेंट या गारंटी, सिक्योरिटी कर रही है, दे रही है, तो और उस पर सेक्शन 186 अट्रैक्ट हो जाता है तो उसको UBR पास करना पड़ेगा। प्रोहिबिशन कब कब कंपनी नहीं दे सकता, पहला तो कौन सा कंपनी के ऊपर कब, पहला बात की हम लोगों ने कब एप्लीकेबल होगा सेक्शन 186, दूसरा बात क्या करना होगा अगर एप्लीकेबल हो गया, तीसरा बात यह कि हम लोग को मना है कि हम लोग नहीं दे सकते लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी कब। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल LIGS, इंडिविजुअल LIGS यानी कि एक बोर्ड रेजोल्यूशन से जो हम लोग बात करें सिंगल ट्रांजेक्शन में हम लोग, तो इंडिविजुअल LIGS अगर मेरा एक्सीड कर रहा है सीलिंग लिमिट तो हम वो नहीं दे सकते। इंडिविजुअल LIGS मेरा सीलिंग लिमिट एक्सीड नहीं कर सकता। सीलिंग लिमिट एक लिमिट है जो कि सेक्शन 186 में स्पेसिफिकली बताया गया कि इस लिमिट से ऊपर आप लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो सेक्शन 186 प्रोहिबिट करता है कि इंडिविजुअल लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी सीलिंग लिमिट एक्सीड नहीं कर सकता है। सीलिंग लिमिट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और अगर प्रेजेंट प्लस प्रपोज LIGS भी अगर सीलिंग लिमिट एक्सीड कर जाता है, प्रेजेंट प्लस प्रपोज LIGS सीलिंग लिमिट एक्सीड कर जाता है तो क्या करना होगा? तो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे है कि हम लोग को SRNGS पास करना पड़ेगा। पहले SRNGM पास करो यानी कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लो 75% और मोर, उसके बाद UBR पास करना पड़ेगा। यानी कि कब कब सेक्शन 186 एप्लीकेबल होगा ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि फॉर्मेलिटीज क्या रिक्वायर्ड अगर सेक्शन 186 से अट्रैक्ट हो गया तो हम लोगों को UBR पास करना पड़ेगा। अब
अगर मान लीजिए इंडिविजुअल एलआईजीएस अगर सीलिंग लिमिट एक्सीड नहीं कर सकता है, लेकिन अगर प्रपोज प्लस प्रेजेंट एक्सीड यानी कि प्रेजेंट जो पहले दे चुके हैं और प्रपोज जो कि देने वाले हैं अगर सीलिंग लिमिट एक्सीड कर जाए तो क्या करना होगा, मेरे को एसआरईजीएम पास करना होगा और यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास करना होगा। अब सीलिंग लिमिट क्या है, सीलिंग लिमिट डिस्कस कर रहे हैं। सीलिंग लिमिट इज हायर ऑफ 1 और 2। 1 और 2 क्या है, 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, सेकंड है 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि हायर ऑफ 2, जिस तो इसमें से हायर होगा वो मेरा सीलिंग लिमिट होगा, उससे ज़्यादा एक बार में हम दे नहीं सकते। अगर प्रेजेंट प्लस प्रपोज यानी कि जो दे चुके हैं जो देने वाले हैं अगर मिला के एक्सीड कर जाए तो एसआरईजीएम पहले पास करना। अब अदर प्रोहिबिशन, पहला पॉइंट था एप्लीकेबिलिटी, दूसरा था रिक्वायर फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा था रेस्ट्रिक्शन, पांचवा है अदर प्रोविजंस। अदर प्रोविजंस क्या बोलता है, नो एलआईजीएस कैन बी मेड इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक का पैसा मार के रखा है और एलआईजीएस करेगा, नहीं करने देंगे बेटा। No LIGs can be made if a company has defaulted in the repayment of public deposit unless the default has been made good। यानी कि पहले डिफॉल्ट पब्लिक का पैसा चुका दो उसके बाद कर लेना। अदर फॉर्मेलिटीज, अदर फॉर्मेलिटीज क्या है, ये तो हो गया कि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया पब्लिक का पैसा। अगर कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, पीएफआई, पीएफआई का डेफिनेशन यहाँ पे सेक्शन 27 क्लॉज 72 में दिया हुआ है। पीएफआई क्या है, पीएफआई है एलआईसी हो गया, आईडीएफसी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर एनी अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सीजी, ये सब पीएफआई है। अगर तुमने पीएफआई का लोन डिफॉल्ट करके रखा हो, व्हेन कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द पीएफआईज लोन, व्हेन कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द पीएफआईज लोन, तो सेक्शन 186 बोलता है कि आप पैसा अगर देना चाहते हैं, कंपनी ने पीएफआई का लोन डिफॉल्ट किया है लेकिन फिर भी अगर लोन किसी इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी किसी को देना चाहते हैं तो पहले आप पीएफआई से अप्रूवल लेके आओ तभी आप दे सकते हैं लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। या फिर कंपनी ने पीएफआई का पैसा नहीं मारा है लेकिन कंपनी ने पीएफआई से उधार लेके रखा है, व्हेन पीएफआई लोन इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि पीएफआई का लोन आउटस्टैंडिंग है बट नॉट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट नहीं हुआ है, एंड प्रेजेंट एलआईजीएस प्लस प्रपोज एलआईजीएस एक्सीड करता है सीलिंग लिमिट को, इस केस में पीएफआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो पीएफआई का अप्रूवल दो केसेस में रिक्वायर्ड है, या तो कंपनी ने पीएफआई का पैसा मार के रखा है या फिर कंपनी का जो प्रपोज एलआईजीएस प्लस प्रेजेंट एलआईजीएस है सीलिंग लिमिट एक्सीड कर रहा है एंड पीएफआई का लोन इज आउटस्टैंडिंग बट नॉट डिफॉल्टेड। पीएफआई का हम लोग पढ़ चुके हैं क्या है। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 186 कब एप्लीकेबल होगा, दूसरा पॉइंट था फॉर्मेलिटीज क्या क्या रिक्वायर्ड है, तीसरा पॉइंट था कि फॉर्मेलिटीज हो गया। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन कब आता है कि नहीं सीलिंग लिमिट से ज़्यादा दे ही नहीं सकते, पब्लिक डिपॉजिट का डिफॉल्ट करके रखा है तो दे ही नहीं सकते, अदर प्रोहिबिशन। फिर 4 पॉइंट हो गया। अब 5वां पॉइंट था रेस्ट्रिक्शन, दो चीज़ में रेस्ट्रिक्शंस आ गए। एक तो यहाँ पे इसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं कि जब पीएफआई का लोन डिफॉल्ट करके रखा हो तो पहले पीएफआई का अप्रूवल लो, और फिर सीलिंग लिमिट अगर एक्सीड करता है तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लो, और अगर सीलिंग लिमिट एक्सीड करता है और पीएफआई का लोन भी लेके रखे हैं आउटस्टैंडिंग है तो भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लो। अब इंटरेस्ट रेट, सेक्शन 186 बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए भाई, अगर तुम लोन दे रहा है किसी को तो कितना मिनिमम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, वो भी सेक्शन 186 में बताया। सेक्शन 186 बोलता है कि इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द कंपनी शुड नॉट बी लेस देन द यील्ड ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ 1, 3, 5, 10 विच एवर इज क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ लोन। सपोज मैंने 5 साल का लोन दिया तो मेरे 5 साल का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड होगा उसके आसपास, उससे कम रेट में हम लोन नहीं दे सकते। सपोज 5 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे को 8% इंटरेस्ट मिलता है तो हम 8% से कम में लोन नहीं दे सकते हैं। इसके बाद में डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट, प्रैक्टिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसमें दो तरह का रिक्वायरमेंट है। एक तो आपको MBP2 में रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि कंपनी मेकिंग LIGS शुड एंटर द डिटेल्स इन द रजिस्टर मेंटेन इन द फॉर्म नंबर MBP2, यानी कि जो भी कंपनी LIGS कर रहा है वो अपना सारा डिटेल्स एंटर करेगा इन द फॉर्म नंबर MBP2 विद इन 7 days ऑफ सच ट्रांजेक्शन। उसके बाद में कंपनी दूसरा चीज़ है कि डिस्क्लोज करेगा ये चीज़ कब, डिस्क्लोज ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ LIGS टू इट्स मेंबर्स व्हाइल डिस्क्लोजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जब अपने एनुअल जनरल मीटिंग हो जाए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी डिस्क्लोज कर रहा होगा शेयर होल्डर्स को, उस टाइम कंपनी को सारा पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू लोन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सारा पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है, पर्पज फॉर विच द लोन विल बी यूज्ड बाय द रिसिपिएंट, यानी कि रिसिपिएंट जिस पर्पज से लोन यूज करेगा उसमें इंटरेस्ट रेसिपिएंट क्या देगा और अपना सोर्स ऑफ फंडिंग, अपना पैसा कहाँ से ले गया है उसको देने के लिए।
कहीं ऐसा ना हो बाहर से उठा के उसको दे रहे हैं रेट थोड़ा कम बेसिक करके, फ़ायदा है तो ठीक है अलग बात है, लेकिन नुकसान में नहीं दे रहे हो, ये सब चीज़ चेक करना पड़ता है प्रैक्टिकली। उसके बाद में अदर पॉइंट्स क्या है, अदर पॉइंट्स ये है कि सेक्शन 186 में, अब सिंपली पहले एक बार सेक्शन 186 का बात करते हैं। सेक्शन 186 में हो गया एप्लीकेशन, इस वीडियो को, इस पीडीएफ को मैं आपके लिए वीडियो के साथ में इसका लिंक अपलोड कर दूंगा पीडीएफ का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। और साथ में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और जो भी अगर आपको कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो लिख देना कमेंट में भाई, दे देंगे, अपलोड कर देंगे, ट्राई करेंगे सारा जो जो आपका रिक्वायरमेंट उस हिसाब से अपलोड किया जाए। अब सेक्शन 186 एलआईजीएस में वापस एक बार देखते हैं, शॉर्ट रिवीजन करते हैं, शॉर्ट रिकैप लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी कब एप्लीकेबल होगा, जब एलआईजीएस दे रहे हैं किसको, बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन को, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसमें, बॉडी कॉर्पोरेट में। उसके बाद में पर्सन एम्प्लॉय में कवर नहीं होता है। फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या रिक्वायर्ड है, जब भी हम ये देंगे तो मेरे को पहले यूबीआर, जब भी मेरे को सेक्शन 186 अटैक होगा मेरे को यूबीआर पास करना पड़ेगा, यूनैनिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग शुड वोट इन द फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। प्रोहिबिशन क्या है कि इंडिविजुअल एलआईजीएस सीलिंग लिमिट एक्सीड कर ही नहीं सकता, और रेस्ट्रिक्शन क्या है कि प्रेजेंट एलआईजीएस प्लस प्रपोज एलआईजीएस अगर सीलिंग लिमिट एक्सीड करता है तो पहले एसआर पास करो फिर यूबीआर पास करो। सीलिंग लिमिट क्या है, सीलिंग लिमिट है 60% ऑफ द पेडल शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, विच एवर इज हायर। उम्मीद करता हूँ स्पीड थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है और समझ में आ रहा होगा। अब अदर प्रोहिबिशन क्या है, एलआईजीएस कर ही नहीं सकते अगर पब्लिक का पैसा मार के रखा हो, पब्लिक डिपॉजिट में डिफॉल्ट करके रखा हो, अनलेस द डिफॉल्ट इज बीन मेड गुड। उसके बाद में आता है पीएफआई का अगर पैसा मार के रखा हो तो पहले पीएफआई से अप्रूवल लो, अगर पब्लिक का पैसा मार के रखे हो तो पब्लिक का पैसा पहले रीपे करो, उसके बाद एलआईजीएस कर सकते हो। लेकिन अगर पीएफआई का पैसा मार के रखो तो पहले पीएफआई से अप्रूवल ले लो, रीपे बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं, पहले अप्रूवल ले लो, अगर अप्रूवल मिल जाता है तो तुम दे सकते हो यूबीआर पास करके। लेकिन अगर पीएफआई का लोन डिफॉल्ट नहीं किया है बट आउटस्टैंडिंग है एंड प्रेजेंट एलआईजीएस प्रपोज एलआईजीएस सीलिंग लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो भी हम लोगों को प्रायर अप्रूवल ऑफ पीएफआई रिक्वायर्ड होगा। ऐसा नहीं जीएम तो रिक्वायर्ड होगा क्योंकि यहाँ पे सीलिंग लिमिट एक्सीड कर रहा है, प्लस यूबीआर जो है वो तो रिक्वायर है ही नॉर्मली। पीएफआई हो गया, एलआईसीआई, आईडीएफसी, यूटीआई, इंटरेस्ट रेट मिनिमम 13510 विच एवर इज क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट अपने हो गया कि एमबीपी 2 में विद इन 7 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन डिटेल्स एंटर कर देंगे। मेंबर्स को जब फिनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर रहे होंगे तब ये भी डिस्क्लोज कर देंगे कि रिसिपेंट क्या पर्पज से लोन लिया है, उसमें हम लोग इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया, अपने सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट, अदर पॉइंट्स में क्या है कि सेक्शन 186 का जो सब सेक्शन 1 बोलते हैं ना कि अपने ये पॉइंट थोड़ा बोलते हैं कि अपने जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी मेड इन मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडी, नो कंपनी कैन मेक मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। यानी कि सपोज मेरा एक कंपनी है ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट किया बी लिमिटेड में, ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट किया बी लिमिटेड में, और बी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया सी लिमिटेड में। ये दोनों मेरा सब्सिडरी कंपनी। सपोज ए लिमिटेड में मैंने अक्वायर करके रखा है 56% स्टेक, यानी कि ये मेरा सब्सिडरी कंपनी है, और बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड में अक्वायर करके रखा है 60% स्टेक। ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सही से वर्ड्स आए, थोड़ा कोऑपरेट करने का। यहाँ पे मेरा 56% है और यहाँ पे मेरा है 60% स्टेक। तो इस केस में क्या हुआ, ए का सब्सिडरी बी है, बी का सब्सिडरी सी है। तो जब ए का सब्सिडरी बी है, बी का सब्सिडरी सी है, तो यहाँ पे पहला ले रहे बी वाला और दूसरा ले रहे सी वाला। तो सी लिमिटेड अब किसी और को अपना सब्सिडरी नहीं बना सकता, यानी कि सी लिमिटेड अगर डी को अपना सब्सिडरी बनाना चाहता है, डी का अगर 60% से एक्वायर करना चाहता है तो डी सी लिमिटेड नहीं कर सकता है। तो ये हुआ कि ए कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी। ये नॉर्मली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी का बोलता है, लेकिन एक प्रोहिबिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट लेयर्स से रिलेटेड, एक लेयर्स ऑफ सब्सिडरी से रिलेटेड अदर एक एक्ट प्रोविजन है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर जो पुराना है वो चलता रहेगा, वो खाली उन लोगों को पुराना वाला कंपनी को डिस्क्लोज कर देना है और चलता रहेगा। लेकिन जो नया कोई भी क्रिएट करना चाहे तो नहीं कर सकता है, जब से ये सेक्शन आया उसके बाद है। तो ये बोलता है कि नो कंपनी कैन हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज। However, nothing in this section can prevent a company from acquiring a foreign company। लेकिन अगर कोई मान लीजिए भाई देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं, फॉरेन लॉ में जब अलाउ किया है कि वहां का कंपनी मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी हो सकता है,
यानी कि वहाँ का कंपनी का सपोज पहले से 4 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी है, यानी कि वहाँ का कंपनी ए का सब्सिडरी है, बी का सब्सिडरी है, सी का सब्सिडरी है, डी, तो क्या हम एक लिमिटेड के 56% एक्वायर नहीं कर सकते? तो क्यों द आंसर इज यस, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 में इसके बारे में भी बोला है कि a company from acquire nothing in this section can prevent a company from acquiring from having more than 2 layers of investment subsidiary as per foreign law, acquiring a foreign company having more than 2 layers of investment subsidiary as per foreign law, या फिर आईएफएससी कंपनी के ऊपर ये सब प्रोविजन, इवन आईएफएससी कंपनी के ऊपर सेक्शन 186 में खाली एक ही चीज अप्लाई होगा कि उसको बीआर एंड बीएम पास करना पड़ेगा। मैंने ध्यान से सुनना, मैंने यूबीआर नहीं बोला, मैंने बोला बीआर एंड बीएम, बोर्ड रेजोल्यूशन एंड बोर्ड मीटिंग पास करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 186 हो गया, तो कॉन्ट्रावेंशन अगर करता है तो कंपनी शॉल बी पनिशेबल विद द फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 बट व्हिच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपया, यानी कि कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा 25,000, मिनिमम और मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन मिनिमम जाएगा 25,000, मैक्सिमम 1 लाख जाएगा। एंड यानी कि नॉट कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 441 एंड इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल तक का जेल भी हो सकता है, एंड 25,000 से 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। अब लास्ट पॉइंट है अपना सेक्शन 186 का एग्जाम्पशंस, इसके बाद में हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आपका सेक्शन 186 कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप में से अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने का। तो आप बात करते हैं एग्जाम्पशंस के रिलेटेड। सेक्शन 186 में एग्जाम्पशन से रिलेटेड मैंने कुछ सॉर्ट करके टोटल 4 पॉइंट्स में एग्जाम्पशन को कवर करने का कोशिश किया। और हाँ, एग्जाम्पशन सेक्शन 186 में है कि नथिंग इन द सेक्शन 186 except subsection 1, nothing in the section 186 except subsection 1 shall apply in case of LIGs, loan investment guarantee securities made by a banking company, insurance company, housing finance company which finances industrial enterprises या फिर infrastructure company। यानी कि सेक्शन 186 पूरा ही अप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट सेक्शन 1 ऑन द बैंकिंग कंपनी, ऑन द इंश्योरेंस कंपनी, ऑन द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ऑन द फाइनेंस कंपनी विच फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज, ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। भाई इन लोग का काम ही है फाइनेंस करना। अब बैंक्स को अगर पैसा देने को मना कर दिया जाए तो ऐसा थोड़ी होता है। बैंक्स पैसा देना बंद कर देगा, धंधा कौन करेगा भाई? लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा? सारा धंधा ठप पड़ जाएगा। तो इसीलिए बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, आपको एक बात बताऊं, इंश्योरेंस कंपनी पता है इस बार जब मार्च में लॉकडाउन हुआ था ना, तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या था, मार्च में होता है प्रीमियम आने का टाइम, और इंश्योरेंस कंपनी के पास मार्च में सारा अपना जो इंश्योरेंस था उसका प्रीमियम सारा था इंश्योरेंस कंपनी। और मार्च में क्या था, शेयर मार्केट एकदम क्रैश हुआ था ऑलमोस्ट। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जो जो प्रीमियम आया, इंश्योरेंस कंपनी ने उसका पूरा फायदा उठाया, और जो जो सस्ता शेयर उनको अच्छा कंपनी का सस्ता में मिल रहा था, उन्होंने शेयर्स इंक्रीज किया है। अभी कल वर्षों मनी कंट्रोल की एक रिसर्च आई थी, उसमें बताया कि इसमें इंश्योरेंस कंपनीज में काफ़ी अपने स्टेक्स इंक्रीज किया है, तो बहुत से अच्छा कंपनी में। तो अपना हो गया एग्जेम्पशंस का। तो मुद्दे से भटके बिना अपने वापस सेक्शन 186 पे आते हैं। सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 को छोड़ के बाकी कुछ नहीं अप्लाई होगा बैंकिंग कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे, फाइनेंस कंपनी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक इंश्योरेंस, जोड़ा बना के याद करो भाई, बैंक इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। कोई तो सिंगल होना चाहिए ना भैया। इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट मेड बाई, इन्वेस्टमेंट याद रखना, यहाँ पे LIGs था और यहाँ पे बस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मेड बाई इन्वेस्टमेंट कंपनी इन केस ऑफ राइट इशू अंडर सेक्शन 62 या फिर NBFC कंपनी। अगर मेरा मान लो कोई किसी कंपनी में हम शेयर होल्ड करके रखे हैं, वो कंपनी राइट इशू लेके आ रहा है, तो उस केस में हम उसमें शेयर खरीद सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, यानी कि उस केस में सेक्शन 186 नहीं अप्लाई होगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी में नहीं होगा। NBFC कंपनी में, इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ही है, धंधा ही है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन है? Investment company. For the purpose of the section 186, investment company means a company whose principal business activity is the acquisition of shares, यानी कि उसका धंधा ही है शेयर्स को अक्वायर करना, डिबेंचर्स को अक्वायर करना या फिर अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। अब प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ये, भाई उसका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ये हमको कैसे पता चलेगा? तो सेक्शन 186 बोला है कि इट विल बी डीम्ड व्हेन एनी ऑफ द टू कंडीशंस गेट अचेक्टेड, यानी कि क्या डीम्ड हो जाएगा कि प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी उसका इन्वेस्टमेंट है। It will be deemed that his principal business activity is investment if any of the two conditions are satisfied.
तो क्या क्या 2 कंडीशन है? एटलीस्ट 50% उसका जो टोटल असेट्स है, एटलीस्ट 50% उसका टोटल असेट्स आर इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि एटलीस्ट 50% उसका टोटल असेट्स है वो इन्वेस्टमेंट है। कोई भी कंपनी जिसका एटलीस्ट 50% या उससे ज़्यादा 50% या उससे ज़्यादा इसे इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वो डीम्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जाएगा फॉर सेक्शन 186 एंड और उसका 50% ऑफ इस टोटल ग्रॉस इनकम जो है उसका भी 50% अराइज होता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि या तो उसका 50% टोटल असेट्स जो है कि इन्वेस्टमेंट्स है या फिर उसका 50% ऑफ टोटल ग्रॉस इनकम अराइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में उस कंपनी को डीम्ड टू बी उसका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी मान लीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर वो मान लीजिए तो उसमें सेक्शन 186 नहीं अप्लाई होगा इन्वेस्टमेंट कंपनी पे, अगर वो और दूसरा केस राइट इशू में नहीं अप्लाई होता है और तीसरा केस एनबीएफसी पे नहीं अप्लाई होता है। अब हो गया अपना 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 आ जाते हैं दूसरा एग्जाम्शन पे। बस हो गया कंप्लीट, चारों एग्जाम्शन बाकी है, चारों छोटे छोटे हैं। बैंकिंग पहला एग्जाम्शन अपने बात कर लिए थे बैंकिंग कंपनी वाला जो था कि उसमें बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, फिनेंस कंपनीज हो गया, हाउसिंग फिनेंस कंपनीज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गया। उसके बाद में अपने इन्वेस्टमेंट्स का बात कर लेते भाई, इन्वेस्टमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 62 राइट इशू एनबीएफसी कंपनी। उसके बाद में अपना थर्ड पॉइंट बात करेंगे नथिंग इन द सेक्शन 186 ऑल अप्लाई इन केस ऑफ एलआईजीएस मेड बाई गवर्नमेंट कंपनीज। अब तीसरा पॉइंट याद रखिए कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। पहला पॉइंट था बैंकिंग वाला से रिलेटेड, दूसरा पॉइंट था इन्वेस्टमेंट कंपनीज से रिलेटेड, तीसरा पॉइंट याद रखिए कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जीओबी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी जो कि डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज है। अब सपोज डिफेंस प्रोडक्शन में क्या होता है ना, आजकल डिफेंस जो बनाते हैं जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो डिफेंस में बहुत सारा फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है और डिफेंस कंपनी अपना क्या है रिसर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाती है, क्योंकि कंपनीज को क्या होता है डिफेंस कंपनी अब नया नया हथियार बनाएगी, क्योंकि इंडियन जो फोर्स है इंडिया अपने फोर्स को बहुत मजबूत बनाता है, इसीलिए क्या आता है कि डिफेंस कंपनी को बहुत सारा पैसा बहुत जगह जगह एग्जाम्पन मिला, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी ऐसा जो कि एंगेज इन डिफेंस प्रोडक्शन। याद रखना गवर्नमेंट कंपनी का बोला है, रिलायंस का भी एक डिफेंस में कंपनी है तो उसके लिए नहीं बोला गया है, गवर्नमेंट कंपनी एंगेज इन द डिफेंस प्रोडक्शन। और दूसरा है अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी आफ्टर द प्रायर अप्रूवल, और कोई भी ऐसा अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है जो कि प्रायर अप्रूवल ले लेता है और मिनिस्ट्री विच इज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, तो उसको भी एलआईजीएस करना अलाउ है। एक और चीज़ बता दूँ, कोई भी ऐसा कंपनी जो कि डिफेंस प्रोडक्शन गवर्नमेंट कंपनी जो कि डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज है उसको सेक्शन AS 17 यानी कि जो सेगमेंटल रिपोर्टिंग वाला AS है ना, उसमें भी उसका सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग नहीं करने का जरूरत होता है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आज डिफेंस कंपनी अगर अपना सेगमेंट वाइज रेवेन्यू दिखा दे तो उसमें पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट से उसका कितना इनकम आ रहा है, तो उससे पता चलेगा उसका कौन सा हथियार और वो सब उसमें डील करते हैं, तो उससे क्या है थोड़ा प्राइवेसी थोड़ा लीक हो जाता है, इसीलिए उसको AS 17 से एग्जाम्पन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये अच्छा है कि गवर्नमेंट कंपनी एंगेज इन डिफेंस प्रोडक्शन को एग्जाम्पन है, और अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज उसको भी एग्जाम्पन है। और जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट क्राइटेरिया था ना वो नहीं एप्लीकेबल होगा कौन किस पे, सेक्शन 8 कंपनी पे, या फिर ऐसा कंपनी सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी का काम है भाई, धंधो है धंधो चैरिटी को तो कर सके। दूसरा है कंपनी हुज एटलीस्ट 26% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल is held by CG or SG at least 26% or both, and the loan is being advanced by the company and देखे ना एंड है, एंड द लोन इज बीइंग एडवांस बाय द कंपनी फॉर रिसर्च ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इस ऑब्जेक्ट, यानी कि कंपनी अपना जो ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए पैसा दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिसर्च के लिए, तो उस केस में अलाउ है एज ऑब्जेक्ट एज पर इस है। चौथा पॉइंट है कंपनी एलआईजीएस दे रहा है अपना होली ओन सब्सिडरी को तो दे सकता है भाई, या फिर कंपनी लोन गारंटी और सिक्योरिटी दे रहा है जॉइंट वेंचर को तो भी दे सकता है, लोन दे रहा है या फिर गारंटी और सिक्योरिटी दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर तो भी चलेगा, सेक्शन 186 सेक्शन 3 नहीं अट्रैक्ट होगा, यानी कि उसको एसआरएनजीएम नहीं पास करना पड़ेगा, बाकी सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा, बस उसको एसआरएनजीएम पास करने का जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई अपना होली ओन सब्सिडरी में पैसा लगा रहा है, अपना जॉइंट वेंचर के लिए लोन गारंटी और सिक्योरिटी दे रहे हैं। उसके बाद में आईएफएससी कंपनी में जो ऊपर तो सेक्शन 186 में कुछ अप्लाई नहीं होता है, खाली उसको बीआरएड बीएम पास करना होता है। ये देखिए सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 जो कि लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी था सब पे एप्लीकेबल था, खाली इसी पे नहीं एप्लीकेबल है। बीआरएड बीएम जो रिक्वायर्ड होता था खाली इसको वही पास करना पड़ेगा इन ऑल द केसेस, इवन इफ इंडिविजुअल एलआईजीएस एक्सीज द सीलिंग लिमिट, इवन इफ प्लस प्रपोज्ड एलआईजीएस एक्सीज द सीलिंग लिमिट। उसके बाद में नाइदर PFI's अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इवन इफ द लोन इज डिफॉल्टेड और आउटस्टैंडिंग प्रेजेंट और आउटस्टैंडिंग है एंड प्रेजेंट प्लस प्रपोजल सीलिंग लिमिट एक्सीड करता है। बस BRDBM पास कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब मंदिर में माथा टेकना उसको बस अपने ही घर के मंदिर में। अब
अब बात करते हैं, अपने एक एग्जांपल करेंगे सेक्शन 186 में, उसी के साथ अपना सेक्शन 186 पूरा ट्राई किया है वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने का और अच्छे से आपको समझाने का। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को साथ में शेयर भी कर देना, मेरे को भी अच्छा लगेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ रेल्स लिमिटेड। रेल्स लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मैंने आपको दिया, इक्विटी लायबिलिटीज दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 30 लाख, जनरल रिजर्व 15 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस 2.5 लाख है, कैपिटल रिजर्व 25 लाख है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 लाख है, डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व 42 लाख है, लोन फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 20 लाख है, लोन फ्रॉम LIC क्या है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उससे भी 20 लाख का लोन है। ठीक है भाई, ठीक है। असेट्स का बात करते हैं तो असेट्स है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस 7 लाख है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ AB लिमिटेड 3 लाख है, लोन टू गूगल इनकॉर्पोरेशन 5 लाख है, लोन टू एम्प्लॉय 6 लाख है, लोन टू AC प्राइवेट लिमिटेड 32 लाख है। ठीक है भाई। अब कंटिंजेंट लायबिलिटीज, गारंटी दे के रखा है कंपनी ने, किसको? बैंक्स को दे के रखा है, फॉर डायरेक्टर के लिए 5 लाख और AD लिमिटेड के लिए 6 लाख। तो अपने भाई सेक्शन पहले जैसे ही सेक्शन 186 अगर कोई क्वेश्चन आए ना आपको एग्जाम में, तो पहले कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ होता है ना उसको आइडेंटिफाई करो, फिर जनरल में जाओ। तो स्पेसिफिक चीज़ें अपने पहले आइडेंटिफाई करते हैं। स्पेसिफिक क्या है इसमें, ये देखिए पहले अपने को पहले अपने प्रोसेस डिस्कस करते हैं। एक बार पहले सीलिंग लिमिट निकालते हैं, फिर प्रेजेंट निकाल देंगे, फिर प्रोपोज निकालेंगे। उसी हिसाब से अपने को पता चलेगा। UBR तो हर केस में पास करना है भाई, उसमें कुछ पता करने का जरूरत ही नहीं है, UBR का पता है। लेकिन अब ऐसा रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ PFI का रिक्वायर्ड नहीं होगा कि नहीं होगा, और कंपनी ने कहीं डिफॉल्ट तो नहीं करके रखा है, ये भी चेक करना है। तो ये सब हो गया। तो अपने को क्या करना है, पहले सीलिंग लिमिट निकालो, फिर प्रेजेंट प्लस प्रपोज LIGS निकालो। तो सीलिंग लिमिट इसमें पहले निकालते हैं। सीलिंग लिमिट निकालने से पहले एक बार इसमें स्पेसिफिक चीज़ें जो मैंने हाईलाइट करने के लिए बोला था वो कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 12%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, लोन फ्रॉम रिलायंस, लोन फ्रॉम LIC। ये देखिए ये स्पेसिफिक चीज़ है। LIC यानी कि PFI से लोन लेके रखा है, आउटस्टैंडिंग है भाई, अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। PFI का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा, कब रिक्वायर्ड होगा? हाँ वही उसी टाइम जब ऐसा PFI का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा जब प्रेजेंट प्लस प्रपोजल आई सीलिंग लिमिट एक्सीड कर जाता है। और कुछ इसमें स्पेसिफिक है क्या? नहीं भाई, और कुछ मेरे को तो नहीं दिख रहा है। आपको अगर दिख रहा हो तो हाईलाइट कर लेना। उसके बाद में अपने बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस ABC, गूगल इनकॉर्पोरेशन, एम्प्लॉइज, लोन टू एम्प्लॉइज, भाई स्पेसिफिक पॉइंट है, लोन टू एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड, तो इसको भी अपने हाईलाइट कर लेंगे। इसको भी हाईलाइट कर लिए। उसके बाद में लोन टू AC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। गारंटी गिवन टू बैंक्स फॉर लोन टेकन बाई डायरेक्टर। ओ भाई डायरेक्टर को तो अपने सेक्शन 185 में कवर कर लेते तो फिर यहाँ पे क्यों कवर करेंगे भाई? उसके लिए तो अलग से जब सेक्शन बना है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनता है तो पहले वहाँ पे कवर होता है, फिर वो जनरल में आता है। तो डायरेक्टर को सेक्शन 185 में कवर करेंगे, यहाँ पे नहीं, और इसको नॉर्मल है। अब पहले सीलिंग लिमिट निकालते हैं। सीलिंग लिमिट क्या है? 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, यानी कि 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, फ्री रिजर्व्स में जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व्स है नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फ्री रिजर्व्स है नहीं। तो कितना हुआ? 50, 30, 80, 15, 95 प्लस 2.5 एंड 2.5 यानी कि 100 लैक्स। 100 lakhs, 60% of 100 lakhs equals to 60 lakhs and 100% of free reserves plus securities premium। free reserves कितना है? 15 प्लस 2.5 17.5, और उसके बाद में ये 2.5 यानी कि 20 का 100% 20 हो गया। तो सीलिंग लिमिट अपना हो गया 60 और 20, व्हिचएवर इज हायर दैट इज 60 लाख। उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू प्रपोज। दूसरा स्टेप अपना पहला स्टेप हो गया सीलिंग लिमिट कितना है। दूसरा चेक करेंगे सीलिंग लिमिट क्रॉस किया है कि नहीं किया, वो कैसे चेक करेंगे? प्रेजेंट प्लस प्रपोज निकालेंगे। प्रेजेंट पहले प्रेजेंट निकाल लेते हैं। प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट में क्या क्या आएगा ये देखिए भाई साहब, लोन फ्रॉम रिलायंस, ये लोन लेके रखे है, तो ये सब दोनों भी कवर नहीं होने वाला है इस केस में। प्रेजेंट LIGS में अपने क्या लोन जो दे के रखे हैं भाई, LIGS तो उसी कंपनी पे अप्लाई, सेक्शन 186 उसी कंपनी पे अप्लाई हो रहा है जो दे रहा है लोन। तो इसमें अपने जो दे रहे हैं वो असेट्स होगा, उसको देखना है बस, लायबिलिटी साइड नहीं देखना है। लायबिलिटी साइड में अपने को खाली इक्विटी देख लिया। अब असेट्स का देखते तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस आएगा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स आएगा, गूगल वाला आएगा, एम्प्लॉइज नहीं आएगा, अपने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, एम्प्लॉइज को नहीं लेंगे। उसके बाद में AC प्राइवेट लिमिटेड आएगा। तो पहले इनका टोटल लगाते हैं 7, 3, 10, 5, 15 और 32, 47 रुपीज़, 47 लाख। उसके बाद में 47 लाख गारंटी गिवन, गारंटी देके रखे, डायरेक्टर नहीं आएगा। AD लिमिटेड आएगा 47 और 6 53 लैक्स।
ये देखिए 735 एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड, और उसके बाद गारंटीड राइट कवर्ड अंडर सेक्शन 185, 53 आया प्रेजेंट। अब प्रपोज्ड क्वेश्चन बोल के रखा है, नाउ द कंपनी वांट गिव अ फर्दर लोन टू एई लिमिटेड ऑफ ₹48 लाख एडवाइस। ये ब्रो 48 लाख इसमें ऐड कर देंगे तो अपना आया 101 लाख, यानी कि मेरा प्रेजेंट प्लस प्रपोज एलआईजीएस एक्सीड कर रहा है सीलिंग लिमिट को। तो अब इसमें केस में मेरे को क्या क्या फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है, देखिए एक तो मैंने पीएफआई से लोन लेके रखा है लेकिन डिफॉल्ट नहीं किया भैया, डिफॉल्ट नहीं किया है अभी, बस लेके रखे हैं, और प्रेजेंट प्लस प्रपोजल है सीलिंग लिमिट एक्सीड कर रहा है, यानी कि मेरे को एसआर इंजीनियम यहाँ पे सॉरी पीएफआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। दूसरा मेरा प्रेजेंट प्लस प्रपोज सीलिंग लिमिट एक्सीड कर रहा है तो मेरे को भाई शेयर होल्डर्स का भी तो अप्रूवल लेना पड़ेगा ना, एसआर इंजीनियम पास करना। तीसरा तो यूनिवर्सल है ही कि यूबीआर पास कर लो भाई। हाँ आईएफएससी कंपनी की अलग बात है, उसको बीआर बस पास करना होता है, मेरे को पता है, भूले नहीं हम। बस ये कि कंपनी अगर आईएफएससी कंपनी होता तो यहाँ पे लिखा होता रिल्स लिमिटेड, रिल्स आईएफएससी लिमिटेड होता अगर वो होता तो फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बात कर लेते हैं। सिंस पीएफआई's लोन इज आउटस्टैंडिंग एंड प्रेजेंट एलआईजीएस प्लस प्रपोजल एलआईजीएस सीलिंग लिमिट एक्सीड करते हैं तो प्रायर अप्रूवल ऑफ पीएफआई रिक्वायर्ड होगा, एसआर इंजीएम रिक्वायर्ड होगा क्योंकि प्रेजेंट एलआईजीएस प्रपोजल एलआईजीएस सीलिंग लिमिट एक्सीड कर रहा है। उसके बाद में अपने तीसरा जो है यूबीआर पास करने का रिक्वायरमेंट होगा। तो यानी सेक्शन 186 सेक्शन 186 कवर होता है। वीडियो आधा घंटे से ऊपर हो चुका है लेकिन ट्राई किया है कि मैंने सब कुछ मैं कवर कर सकूं यहाँ पे, और कोई दूसरा सेक्शन में अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करके ट्राई करूँगा कि उसको क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।